हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। बहुत बढ़िया भाई, मौज में रहना चाहिए। और यदि फिजिक्स पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा मौज में रहेंगे। चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए जवानों। तो प्यारे जवानों, देखो हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट है, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वैसे तो कैलोरीमेट्री, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ क्वेश्चंस इसके साथ मिक्स होके आ जाते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए जरूरी था ये टॉपिक आपको पढ़ाना है यहाँ पे। तो मैं पहले एक बार जस्ट इस टॉपिक को पढ़ा देता हूँ। जितना अपने काम का इस समय आएगा सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा भाई, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। जितना अभी अपने को हीटिंग इफेक्ट के साथ काम आएगा तो वो सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साहब कैलोरीमेट्री क्या होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच जो हीट चेंजेस जो है उनकी मेजरमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है ना। जिसमें मेजरमेंट ऑफ हीट चेंजेस, जितने भी हीट चेंज होंगे, कोई हीट छोड़ेगा कोई हीट लेगा, तो इसकी जो मेजरमेंट की जिसमें हम जानकारी करते हैं हासिल, वो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब हम समझते हैं वन बाय वन इन सभी डेफिनेशंस को। हो सकता है डेफिनेशंस ऑलरेडी आपको आती हो सकता है आपका थोड़ा थोड़ा लिटिल कंफ्यूजन हो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको धीरे से समझना, मजा आ जाएगा। तो जवानों आप समझिए, लेट अस से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, मतलब कोई भी है, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है, कोई भी एक खुद अकेला एक सब्सटेंस ले सकते हैं, क्लियर है। इसका कुछ भी मास है, कितना भी मास है इसका, लेट अस से इसका मास है 10 kg। समझना आप मेरी बात को, ठीक है। तो अब इसका कुछ भी टेम्परेचर है, अरे कुछ भी है टेम्परेचर, मान लो लेट अस से 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने क्या किया साहब, इसको गर्म करना शुरू किया, इसको बर्नर पे रख दिया, अब गर्म करना शुरू किया। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। मान लो हमने इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करी, लेट अस से मान लो हमने इसको 10 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी, 10 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करी। इसका मास कितना था, मैं यहां पे लिख रहा हूं कितनी एनर्जी सप्लाई करी। मान लो उसका सिंबल मैं लिख देता हूं Q, Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, ठीक है। बस ऐसे क्यों लिख दिया, आप कहोगे जी H लिखेंगे, लिख दो। आपका E लिखने का मन है E लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन जनरली यहां पर हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q चार्ज नहीं है, क्योंकि देखो ना यार, सिंबल तो फिक्स है। दुनिया में हर सचिन तेंदुलकर कोई है, हाँ मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब तेंदुलकर समझ गए ना, हाँ। तो ऐसे ही भाई दुनिया का हर Q चार्ज कोई है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखना है कि नाम किसी का सेम हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ के पता चल जाएगा कि टॉपिक चार्ज का है क्वेश्चन या किसका है, किसके लिए सिंबल यूज हुआ है। तो कैलोरीमेट्री है, यहाँ पे Q हम एनर्जी के हिसाब से यूज कर रहे हैं। एनर्जी का जो आदान प्रदान होगा तो उसके लिए जो सिंबल हमने, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, दैट इज Q, क्लियर है। कभी कभी हम इसको डेल्टा Q से भी लिखेंगे, तो जवानों देखो सिंबल के चक्कर में ना पड़े, समझ जाए आप। अच्छा, इसका मास जो है, इसका मास हमने ले रखा है साहब 10 kg, 10 kg ले रखा है जी। और इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, हमने देखा 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया। माना कि 10 जूल एनर्जी देने से इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया, या 1 केल्विन का चेंज आ गया। आपको मालूम है कि जब चेंज होता है तो डिग्री और केल्विन दोनों एक ही होते हैं, क्लियर है। तो मान लो 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यदि हम इसको 10 जूल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इसका टेम्परेचर 20 से कितना हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? अच्छा जवानों एक बात बताओ, अब यदि मैं ये कहूं आपसे कि ये मास तो इतना ही रहने दो, 10 kg मास में चेंज नहीं कर रहे हम, ऑब्जेक्ट तो डिट्टो वैसे का वैसा ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके टेम्परेचर का जो अंतर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर आए वो कितने डिग्री सेल्सियस आए, 2। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी चाहिए, आप खुद सोचिए। 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करवाना है तो 10 जूल, तो 2 डिग्री से राइज करवाएंगे तो 20 जूल। अच्छा मान लो अपने से कोई कहे कि 3 डिग्री सेल्सियस से चेंज कराना है तो 30 जूल। मान लो कोई आपसे कहे ½ डिग्री सेल्सियस से चेंज कराना है तो कितना, ½ डिग्री सेल्सियस से चेंज कराना है तो 5 जूल। कहने का मतलब क्या है, ये बात वैसे ही है
कि मार्केट से आप एक पेन खरीद कर लाए तो भाई साहब कितना 10 रुपए का आया, 2 पेन लेकर आए तो 20 रुपए के आए। अब ये मत कह दो ना जी आधा पेन तो आता ही नहीं है जी अरे कोई दूसरा एग्जांपल ले लो यार, जरूरी कोई, मान लो 1 दर्जन पेन लेके आए, 1 दर्जन का मतलब समझते हो 12 पेन लेके आए, 12, तो 12 1 दर्जन 1 डजन और इक्वल टू 12 पेन लेकर आए तो 10 रुपए के आए। और यदि आधा दर्जन लेकर आए मतलब 6 पेन लेकर आए, आधा पेन नहीं लेकर आए, तो भाई साहब सीधी सी बात है 5 रुपए के हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है जी 10 दर्जन लेके आऊंगा तो कुछ तो छूट मिलेगी, थोड़ा सा आपने आप पे कंट्रोल रखना है। तो पहले जवानों आपको यहां से एक फीलिंग आ रही होगी कि इट इज जस्ट लाइक प्राइस। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज कराने के लिए अमाउंट चाहे कुछ भी हो, इसकी अमाउंट 10 केजी है, 20 केजी है, 50 केजी, जो भी है, जो भी अमाउंट थी उस सब्सटेंस की, जितनी भी अमाउंट, जैसे ये चौक है, मान लो ये 10 ग्राम का चौक है, तो इस 10 ग्राम का टेम्परेचर अभी कुछ ना कुछ तो है, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है। अब यदि हमें इसका टेम्परेचर राइज करवाना है, मान लो 36 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना है, तो इसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, और जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वही इसकी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कहलाएगी। समझ में आया? तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर ए गिवन अमाउंट। जो भी अमाउंट गिवन है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करवाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? आप लिख लेंगे, इट इज the amount of, लिखते चलो, amount of energy required to raise the temperature of a given amount, जो भी गिवन अमाउंट है, बाय 1 या यूनिट अमाउंट या बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, एक ही बात है। प्यारे जवानों, किसी भी गिवन अमाउंट की, इसका मास कुछ भी हो सकता है, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, कुछ भी हो सकता था, मास से हमें लेना देना नहीं है। अब आप खुद सोचिए, यदि मैं इसको लिखता हूं क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? ये मास था 10 केजी, लेकिन ये क्या थी साहब? कुछ अमाउंट थे डिग्री सेल्सियस, कुछ अमाउंट टेम्परेचर का चेंज था। क्या था? कुछ टेम्परेचर का चेंज था। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई मैंने 30 जूल एनर्जी सप्लाई करी, 30 जूल एनर्जी सप्लाई करी, और ऐसा करने से 10 डिग्री सेल्सियस में चेंज आ गया। मान लो कोई दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं मैंने कहा मैंने कोई सब्सटेंस था, उसको 30 जूल एनर्जी सप्लाई करी, तो उसके 10 डिग्री सेल्सियस में अंतर आ गया टेम्परेचर में। तो भाई साहब इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर लेके आना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये जो 3 आएगा यही उस क्या होगी? हीट कैपेसिटी। क्या होगी? हीट कैपेसिटी। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो हीट कैपेसिटी जब भी निकालनी है तो हीट कैपेसिटी निकाली कैसे? जो एनर्जी सप्लाई करी थी वो डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो प्यारे जवानों यहां से मैथमेटिकली रिलेशन क्या बना? मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? हीट कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी के लिए मान लो सिंबल हम एस यूज कर रहे हैं कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय द राइज इन द टेम्परेचर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो इसकी भाई ढंग से लिख लेना मैथमेटिकली ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, राइट। अब मैं यदि यहां पर एक छोटी सी बात आपसे पूछूं कि साहब इसकी एसआई यूनिट बताओ, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? इट इज जूल एंड इट इज जूल पर केल्विन, या डिग्री सेल्सियस लेंगे तो भी, क्योंकि ये चेंज है तो दोनों में चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। यदि मैं सीजीएस यूनिट की बात करूंगा तो सीजीएस यूनिट आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं? हीट के लिए कैलोरी लेते हैं, तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों चेंज इन टेम्परेचर है तो कोई इश्यू नहीं है।
तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई। तो इस बात को आप अच्छे से लिख लीजिए कि थर्मल कैपेसिटी क्या है, कि अमाउंट कुछ भी थी, कुछ भी गिवन थी, हमें मास कितना था उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना। हमने क्या लिखा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट बाई, जो भी अमाउंट गिवन थी 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर राइज कराने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे ही हम क्या कहेंगे, उसकी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। ये बात अच्छे समझ में आ गई? अच्छे से आई कि नहीं आई? आ गई है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे जवानों, मैं एक बार इसको मिटाता हूं और फिर मैं आपको करवाता हूं अगला, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। हाँ तो जवानों, अभी अभी जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको हीट कैपेसिटी की बात बताई। हीट कैपेसिटी में हमने क्या किया था, अमाउंट चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से चेंज किया था। अब मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं अब की बार अमाउंट को भी हमने 1 केजी ले रखा है। डिग्री सेल्सियस में कोई होती है अमाउंट यार, 1 केजी ले रखा है, यूनिट मास ले रखा है। मैं ऐसा ही सिस्टम ले रहा हूं अभी समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि यदि ध्यान से समझना मेरी बात को, मान लो हमने जो एनर्जी सप्लाई करी उसका नाम हम क्यू देते हैं, जो मास हमने लिया उसको हम एम रख देते हैं, और जो चेंज इन टेम्परेचर कराया उसको हम डेल्टा टी लिख रहे हैं। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो मैंने मास लिया 1 केजी मास ले लिया, और मान लो टेम्परेचर का चेंज मैं 1 डिग्री सेल्सियस से करवा रहा हूं। मान लो 10 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, मैंने इसको 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदल गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस से बदल गया है, तो उस समय इसका मास मैंने ले रखा है 1 केजी, ध्यान रहे, मतलब 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदल रहा है। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 10। अब मैं क्या कह रहा हूं, टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस से ही चेंज कराना है, टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस से ही बदलना है, लेकिन माना कि मास 2 केजी है, मान लो 2 केजी सब्सटेंस है, 2 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज कराना है 1 डिग्री सेल्सियस से। भाई सीधी सी बात है, जब 1 केजी के लिए 10 जूल चाहिए तो 2 केजी के लिए कितना जूल चाहिएगा, 20 जूल चाहिएगा। प्यारे जवानों, मान लो यहां पर 2 केजी की जगह होता 3 केजी, टेम्परेचर का चेंज मान लो अब भी 1 डिग्री सेल्सियस ही कराना है। तो कहने का मतलब क्या होता, यहां जो एनर्जी सप्लाइड थी उससे ज्यादा आती अब की बार। यहां पर 1 केजी के लिए जब 10 आ रही थी तो 3 केजी के लिए कितनी आ जाएगी, यहां पर 30 आ जाएगी। इसका मतलब 30 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। मतलब आप समझ रहे हो? अब मैं कह रहा हूं कि यदि मैं इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं कुछ नाम दे देता हूं कि 1 केजी सब्सटेंस, ध्यान से समझना, 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेट अस से उसका एक नाम रख दिया हमने, C इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर्ड है, 1 केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से रिक्वायर्ड है। अब मैं कहता हूं चाहिए तो मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस ही, लेकिन मेरे को 2 केजी चाहिए, तो 2 इंटू सी। क्यों कर दिया 2 इंटू सी? चलो मैं यहां तो ऐसे लिख देता हूं, मैं इसके आगे लिख देता हूं 2 इंटू सी। क्यों भाई साहब? क्योंकि भाई मास 2 गुना हो गया तो जितनी एनर्जी चाहिए वो भी 2 गुना हो जाएगी। यदि 3 केजी चाहिए तो साहब कितना लिखूंगा मैं, 3 इंटू सी। मान लो ये मेरे को बढ़ते m केजी हो जाए, तो मेरे प्यारे जवानों जब m केजी सब्सटेंस हो जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कितनी हो जाएगी, m इंटू सी। ध्यान से समझना, ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ m केजी ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये समझ आया? अब मैं कह रहा हूं कि मान लो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मेरी आ गई है, जो m था वो ले लिया मैंने, लेकिन m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करवाएंगे तो इतनी जरूरत पड़ेगी। अब मैं कह देता हूं, याद करो, ये तो हीट कैपेसिटी हो गई थी, यही तो थी हीट कैपेसिटी, कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द
दैट इज Q, और Q को यहाँ पे जो वैल्यू आई है दिस इज m इंटू सी, और इसी को हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। प्यारे जवानों, लेट अस से मुझे इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना होता तो क्या करते, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। हमें इसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना होता तो क्या करते भाई, m अमाउंट तो फिक्स हो गई, अब 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी जो भी है, इसका जितने गुना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर राइज करवाते जाएंगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिग्री सेल्सियस था तो 1 से गुना करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस था तो 2 से गुना करेंगे, 4 डिग्री होता तो 4 से गुना करते। मान लो डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से राइज करवाते, इसका मतलब अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो तो सिर्फ कितना थी, m इंटू सी, तो अभी कितना आ जाता, एम सी डेल्टा टी। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ये क्यू के बराबर आती। प्यारे जवानों, इसमें जो पैरामीटर जो सी दिख रहा है ये खास फैक्टर है। ये क्या बताया था मैंने, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट अमाउंट, बाय यूनिट अमाउंट, मतलब एक 1 केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करवाएं तो जितनी जरूरत पड़ती है साहब उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। समझ में आया, और ये रिश्ता बन गया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड का स्पेसिफिक हीट के साथ। अब आया समझ में, दोबारा बताऊं भाई, स्पेसिफिक हीट देखो नाम में आ रहा स्पेसिफिक, तो क्या है स्पेसिफिक, 2 चीजें स्पेसिफिक है, याद रखना। हीट कैपेसिटी में एक ही चीज थी फिक्स, दैट इज द डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसके अंदर हम चाहे सब्सटेंस कुछ भी लें, चाहे मास कुछ भी ले लें, इसमें मास कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर हमेशा यूनिट अमाउंट से कराओगे, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन, यही कराओगे। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। यूनिट अमाउंट से कराओगे, यूनिट मतलब वन अमाउंट से, क्लियर है। यूनिट के हिसाब से अपना पुट कर लेना, सेल्सियस केल्विन जो भी एक बात हो तो कोई फर्क नहीं है। अब मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट में मास जो है ना, मास ये भी फिक्स है, ये भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, और चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट। मतलब यदि मैं ऐसा सिस्टम की बात करूं तो यदि किसी के अंदर किसी का मास 1 केजी ले लें, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से उसके टेम्परेचर को बदल दें, तो जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो प्यारे जानो, स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट अमाउंट। ध्यान से समझना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है हम एक जनरल सेंस में डिसाइड कर रहे हैं, हालांकि जब हम आगे थोड़ा सा इसके बाकी फैक्टर्स की चर्चा करते हैं तो वहां पर एक टेम्परेचर की रेंज भी देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरिएशन शो करने लग जाती है कभी, तो वो बाद की बात है। लेकिन इन जनरल सेंस पहले जब हम इसको डिसाइड कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उस समय आप ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग समझ गए ना भाई, मैं सच्ची कह रहा हूं, ये जो रिश्ता मैंने आपको समझाया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझते चलना। मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हीट क्या है, तो आप सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में सीखेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या है, it is the amount of energy required to raise the temperature of unit mass by unit amount। लिख लो इस बात को, it is the amount of energy required to raise the, ऐसा सिस्टम में लिखेंगे, to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। बात समझ में आ गई। मतलब ये हुआ कि साहब मैथमेटिकली हम यदि यहां पर देखते हैं तो मैथमेटिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो स्टेटमेंट मैंने अभी अभी बोली है वो लिखने के बाद ये लिखना, मैथमेटिकली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू सप्लाइड थी, दिस इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, और ये जो स्पेसिफिक हीट थी यहां से हम निकाल सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टी। और आपको एक चीज मालूम होगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी कि क्यू जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड थी वो कितनी थी, स्पेसिफिक ये हीट कैपेसिटी गुना चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब हम एक रिलेशन और भी लिख सकते हैं इसका, मास इनटू स्पेसिफिक हीट को हम हीट कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। और वैसे भी सीधी सी बात है, हीट कैपेसिटी क्या थी,
देखो ये क्या है सी, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 केजी का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कराएंगे, मान लो 10 जूल चाहिए, तो 2 केजी का राइज कराएंगे तो कितना चाहिए, 2 गुना 10। 3 केजी का राइज कराएंगे कितना चाहिए, 3 गुना 10। 10 केजी का राइज कराएंगे कितना चाहिए, 10 गुना 10। और जितने केजी अमाउंट होगी उसमें, मान लो m केजी अमाउंट है तो m गुना 10। तो यही क्या है, किसी भी गिवन सब्सटेंस का कुछ भी मास है, मान लो m मास है, उसका टेम्परेचर तो 1 डिग्री से चेंज करा रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो 1 केजी के लिए 10 जूल थी, तो 10 थी, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूं यहाँ पे सी थी, सी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। दोबारा बताता हूं, मैंने आपको क्या बताया कि भाई 1 केजी के लिए रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10 जूल। 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 2 गुना 10। 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 3 गुना 10। तो m के लिए कितनी हो जाएगी, m गुना 10। अब ये 10 जरूरी कोई है यार, ये तो x भी तो हो सकता है, m इंटू एक्स, ये y भी तो हो सकता है, m इंटू वाई। तो ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का चेंज तो हम यहां 1 डिग्री करा रहे हैं, लेकिन किसका करा रहे हैं, m मास का। तो m मास के सब्सटेंस की, m मास के ऑब्जेक्ट की ये क्या आ गई, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कितनी हो गई, मास गुना उसकी स्पेसिफिक हीट। तो मास गुना स्पेसिफिक हीट, इट इज द हीट कैपेसिटी। तो ये इसका एक दूसरा रिश्ता आया है, दोनों रिश्ते याद होने चाहिए। प्यारे जवानों, स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या होगा, जूल। ये क्या आएगा, केजी, तो नीचे है तो इनवर्स। और ये क्या होगा, केल्विन इनवर्स। इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिखोगे तो भी एक बात है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो थी एसआई यूनिट। लिख लेना मेरे भाई, अरे लिख लेना यार। जूल की जगह क्या लिख दोगे सीजीएस में, कैलोरी। केजी की जगह क्या लिख दोगे, ग्राम। और इसकी जगह डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कोई दिक्कत है, हालांकि यहाँ केल्विन भी रख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। तो प्यारे जवानों, ये रिश्ता था हमारे पास स्पेसिफिक हीट का, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो चाहिए, दैट इज द 1 डिग्री सेल्सियस से, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। तो ये बात समझ में आई होगी, आई होप आपको। तो अब मैं जल्दी से एक बार इसको मिटा देता हूं और फिर मैं समझाता हूं लेटेंट हीट। जानो, हमने हीट कैपेसिटी पढ़ लिया है, स्पेसिफिक हीट भी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेकिन जवानों देखो, वैसे हो सकता है आपने पढ़ भी रखा हो, लेकिन थोड़ा सा समझना यार, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ठीक है, पहले जवानों देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया, बेहद आसान एक्सपेरिमेंट है। लेटस से हमने यहाँ कोई कंटेनर रखा, कंटेनर कैसा भी शक्ल का ले सकते हो, आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है। ठीक है, इसको किसी बर्नर पे रखा हमने और साफ धुआं उठा दी, लो जी गर्म करना शुरू कर दिया। इसमें हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है, ये एक थर्मामीटर है। ठीक है, हमने भाई साहब इसमें कुछ भी भरा हुआ था, अपने कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या मान लो सारी एक ही चीज से बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लो इसको। ठीक है, अब भाई साहब समझना, देखो क्या किया हमने जैसे इसको गर्म करना शुरू किया, हमने देखा टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं इसमें ऐसा कर लेता हूं, बर्फ ले लेता हूं। ठीक है, और मान लो बर्फ का इनिशियल टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ द आइस। आइस का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, हीटअप करना शुरू किया। जैसे ही हमने इसको हीटअप करना शुरू किया, हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम देख रहे हैं। हमने क्या पाया साहब कि टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगा। बढ़ेगा तो किधर जाएगा बताना, -20 की तरफ जाएगा या 0 की तरफ जाएगा? बढ़ेगा तो 0 की तरफ जाएगा यार। ठीक है, तो मान लो -9 हुआ, -8 हुआ, -7 हुआ, -6 हुआ, -5 हुआ, -4 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, और अब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां से चेंज होके 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। कौन हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस साहब? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की वैल्यू है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं, इट इज द टेम्परेचर। और टेम्परेचर का जो चेंज है वो इस थर्मामीटर में हमें लगातार रिकॉर्ड हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि साहब थर्मामीटर में रीडिंग बदलती जा रही है। अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, हम तो वही उम्मीद कर रहे थे कि पहले जिस रफ्तार से थर्मामीटर की रीडिंग बदल रही थी, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने कहा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे ऐसा कि अब भी उसी रफ्तार से टेम्परेचर बदल रहा होगा। लेकिन हम तो चौंक गए ये देख के कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आया,
उस समय इसका टेम्परेचर बदला ही नहीं। मान लो यहां से यहां तक जाने में इस प्रोसेस में मान लो 5 मिनट लगे। मैं ऐसे ले रहा हूं, टाइम पे ध्यान मत देना, ठीक है। मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए टाइम वर्ड यूज कर रहा हूं, ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा मैं कि कभी आप सोचने लग जाओ यहाँ 5 मिनट कैसे बताया क्या, इन बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है। कोई भी टाइम टी लगा, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट में 10 डिग्री से -10 डिग्री से चेंज होके 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, 5 मिनट लगे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि यार कमाल हो गया, ये तो साहब 15 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन टेम्परेचर अब तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। हम चौंक गए कि यार कहीं बर्नर तो ऐसा तो नहीं कि बंद हो गया हो। हमने देखा आग तो लग रही थी, धुआं तो उठ रही थी। हमने कहा यार ये तो कुछ ना कुछ कलेश है। भाई देखो होना क्या चाहिए, अब एनर्जी सप्लाई हो रही है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यदि एनर्जी सप्लाई हो रही है तो साहब टेम्परेचर का चेंज होना चाहिए था। हमारे अकॉर्डिंग हम ऐसा उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन हमने देखा कि यहां तो टेम्परेचर का चेंज हुआ नहीं। हमने चेक किया तो बर्नर बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। तो फिर हम चौंक गए कि यार हुआ तो क्या हुआ। अब फिजिक्स है ना, तो देखना तो पड़ेगा, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ, चीजें तो सारी एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो हमने ना इसका जो ढक्कन बंद था, हमने इसको उठा के देखा, हम चौंक गए। अच्छा जरूरी नहीं है कि ढक्कन उठा के देखो, हो सकता है ट्रांसपेरेंट ले रखा आपने कंटेनर, हाँ। तो हम चौंक गए ये देख के कि जो पहले इसमें बर्फ थी, आप -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आने से जस्ट पहले तक इसके अंदर पानी नहीं, बर्फ ही बर्फ थी। हम ये मान रहे कि यूनिफॉर्म हीट मिल रही है सारे कंटेनर में, हर डायरेक्शन में। लेकिन अब हमने क्या देखा साहब, अब ऐसा नहीं है। एक्चुअल में तो क्या होता है कि यहाँ हीट ज़्यादा मिलती है तो यहाँ जल्दी पानी बन जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूँ कि हमने क्या देखा, मान लो हम इसको लगातार घुमा रहे हैं कि टेम्परेचर एक ही है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। तो पहले क्या था यूनिफॉर्म टेम्परेचर, हमने देखा साहब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे देखा तो इसमें पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब हमने ये पाया कि साहब अब तो इसमें पानी पानी होता जा रहा है, पानी पानी होता जा रहा है। इसका मतलब यहां पर बर्फ थी और यहां 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, पानी। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे सारी बर्फ पानी बदल चुकी है, हमने क्या पाया कि अब दोबारा से टेम्परेचर में राइज होना शुरू हो गया है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। मान लो बढ़ते बढ़ते 0 से 20 बढ़ा, 30 बढ़ा, 40 बढ़ा, 50 बढ़ा, बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यहां से यहां -10 से 0 गए तो टेम्परेचर का इफेक्ट, चेंज का जो इफेक्ट था, जो थर्मामीटर की जो रीडिंग थी वो कंटिन्यूअसली बदल रही थी। वी आर सेटिस्फाइड, भाई साहब काम चल रहा है, हीट हो रहा है तो रीडिंग बदलेगी। यहां से यहां गए, बर्फ से पानी बनाया हमने तो थर्मामीटर की रीडिंग नहीं बदली। थर्मोमीटर की जो रीडिंग है जैसी है वैसी ही है। फिर हम चले गए यहां से यहां, हमने क्या पाया, थर्मोमीटर की रीडिंग दोबारा से बदली है। पहले जो रीडिंग थी अब वो नहीं है, इसका मतलब दोबारा कंटिन्यूअसली बदल रही है। फिर हमने देखा जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, फिर अचानक से रीडिंग में चेंज होना बंद हो गया। हमने पाया कि जब तक ये पूरा पानी बर्फ भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाता, स्टीम नहीं बन जाता, तब तक हमने देखा टेम्परेचर का राइज नहीं हुआ, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। लेकिन एनर्जी तो सप्लाई हुई, एनर्जी तो यहां भी सप्लाई हुई थी। हीटर तो परमानेंट काम कर रहा था, यहां भी काम कर रहा था और यहां भी काम कर रहा था। यहां से यहां गए तो भी हीटर चालू था, यहां से यहां गए तो भी, यहां से यहां गए तो भी, यहां से यहां गए तो भी। लेकिन यहां से यहां टेम्परेचर का चेंज विजिबल नहीं था। इसका मतलब जो हमने एनर्जी सप्लाई करी उसका इफेक्ट विजिबल नहीं है, उसका इफेक्ट हिडन है। ढक्कन खोल के देखोगे तो इफेक्ट दिखेगा, मतलब हिडन है। तो हमने कहा कि जो हमने एनर्जी सप्लाई करी है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज हिडन, राइट। तो हमने इसका एक नाम रख दिया और नाम रखा हमने साहब लेटेंट। लेकिन एक वैल्यू हमने डिफाइन करी पर्टिकुलर मास के लिए।
क्या डिफाइन किया, क्या कहा हमने, क्या डिफाइन किया हमने? हमने कहा साहब कि यहां पर हम देख रहे हैं तो स्टेट बदल रही है, सॉलिड स्टेट थी, लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट थी, गैसेस स्टेट है। मतलब जब सब्सटेंस की स्टेट बदलेगी, मतलब स्टेट बदलने का मतलब सॉलिड से लिक्विड, स्टेट बदलने का मतलब नहीं जी पहले हरियाणा में था जी, अब तो जी राजस्थान निकल लिया जी, फिर थोड़ी देर में तो जी पंजाब निकलने वाला है जी। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात समझ में आ गई है? तो भाई साहब मैं कह रहा हूं कि स्टेट, मैटर की स्टेट बदली है, सॉलिड से लिक्विड बदला, लिक्विड से गैस बदला। तो जब स्टेट बदलती है उस समय पहली बात टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बात नंबर 2, उस समय एनर्जी सप्लाई हमें करनी पड़ेगी। यदि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। यदि उल्टा जाएंगे तो आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। यहां से यहां, बर्फ से पानी, पानी से गैस, हीटर का काम है, हीटर एनर्जी देता है। और उल्टा काम, गैस थी, गैस से पानी, पानी से बर्फ, ये आपके फ्रीज का काम होता है। तो वो उल्टा काम करता है, फ्रीज एनर्जी निकालता है। मतलब ये है कि यदि आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यदि आप इस डायरेक्शन में जाओगे, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। भाई बहुत सिंपल बात है ये, लेकिन आप समझना इस बात को कि बहुत काम की है, बहुत काम की, बहुत आसान है। फिजिक्स में सारी चीजें तो आसान है यार, बस काम की भी है लेकिन। है तो भाई यदि सॉलिड से गैस की तरफ जाओगे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, गैस से सॉलिड की तरफ आओगे, गैस से सॉलिड डायरेक्ट आओ चाहे कैसे भी आओ, इनडायरेक्ट आओ, चाहे इस रास्ते से आओ चाहे डायरेक्ट आओ, यू हैव टू रिट्रीव द एनर्जी, उसमें से एनर्जी खींचनी पड़ेगी। मतलब गैस यदि सॉलिड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब सॉलिड से गैस बनती है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये बात लिखनी है आपको इस एक्सपेरिमेंट के साथ, साफ साफ लिख लेना। हाँ, ये चीजें बना के साफ साफ लिखना, यहां से यहां टेम्परेचर नहीं बदला, यहां से यहां टेम्परेचर नहीं बदला, क्योंकि यहां स्टेट चेंज हुई, यहां भी स्टेट चेंज हुई, यहां हमने एनर्जी सप्लाई करी, यहां भी एनर्जी सप्लाई करी, एनर्जी तो हर स्टेप में हमने सप्लाई करी। तो प्यारे जवानों, जब स्टेट चेंज हुई उस समय हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी, दैट इज द लेटेंट हीट। जैसे ये हमने यूनिट मास के लिए डिफाइन किया था, वैसे ही हमने यहां पर भी यूनिट मास के लिए कह दिया। हमने कहा कि किसी भी यूनिट अमाउंट को, यूनिट अमाउंट की स्टेट को बदलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे आप एसआई सिस्टम की बात करें, मान लो 1 kg सब्सटेंस ले रहे हो, सॉलिड से आप लिक्विड की तरफ जा रहे हो, सब्सटेंस 1 kg है, यहां पर भी 1 kg है, यहां इसका टेम्परेचर कुछ भी है T डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी T डिग्री सेल्सियस है, लेकिन माना कि यहां पर सॉलिड था, माना कि यहां पर लिक्विड बन गया, तो हम क्या देख रहे हैं, इस समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई 1 kg सब्सटेंस को, 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को बदलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द लेटेंट हीट। अब यदि वो रिक्वायरमेंट कैसी हो सकती है, वो हो सकती है सॉलिड से लिक्विड, दिस इज द मेल्टिंग प्रोसेस। उल्टा जाएंगे तो 1 kg लिक्विड से सॉलिड, इट इज अ फ्रीजिंग प्रोसेस। तो हम इन दोनों प्रोसेस के लिए, चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, हम जो वर्ड यूज करते हैं, आप अलग अलग बोल सकते हो, लेकिन हम एक नॉर्मल भाषा में एक कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला मैंने? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है, तो आप क्या कहोगे? व्हेन 1 kg सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिख लेना इस बात को, याद रखना। सॉलिड से लिक्विड जाएगा, सिंपलेस्ट एग्जांपल याद रखो, बर्फ से पानी बनता है, जब एनर्जी देते हैं तो बर्फ से पानी बनता है। पानी से बर्फ तब बनती है जब हम उसमें से एनर्जी खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई ये चीज तो याद रखने वाली है कि साहब आप क्या कर रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां से यहां जा रहे हो, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यदि कोई बात करेगा तो आप क्या कहोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। वैसे आप यहां पे इस तरीके से बोले लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मैथमेटिकली, क्योंकि जो मेल्टिंग में जो एनर्जी इधर रिक्वायरमेंट होगी उतनी इधर रिलीज होगी, इसलिए मैथमेटिकली दोनों चीज बराबर हैं। तो लेटेंट हीट वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है? इट इज, लिख लेना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। उसकी स्टेट को बदलने के लिए, 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को बदलने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द लेटेंट हीट। यहां दो तरह की जनरली हम बात करते हैं, इट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन मतलब वेपर्स बन गए, मतलब साहब लिक्विड से क्या बना दिया हमने, गैस। तो यहां पर लिक्विड से गैस वाले ट्रांजिशन में जो एनर्जी आएगी दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान रखना, यहां पर सॉलिड से लिक्विड जो लेटेंट हीट आने वाली है दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जहां यहां से यहां आने वाली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों की कुछ अपनी अलग अलग वैल्यूज होंगी। पानी के लिए, वाटर के लिए आपको स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट सारी याद होनी चाहिए। वो मैं अभी न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा, अभी याद करवा दूंगा, घबराओ मत। ठीक है, लेकिन पहले अभी मैंने सिर्फ मीनिंग समझाया। याद रखना, मैं सिर्फ वो काम की बातें बता रहा हूं जो अपने को हीटिंग इफेक्ट के साथ काम आएंगे। मैं सारी कैलोरीमेट्री की इन डेप्थ नहीं जा रहा। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो पहले जानो, आई होप आपको लेटेंट हीट का मतलब समझ आ गया होगा। कभी कभी आपने देखा होगा सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, जैसे कैम्फर, कपूर। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसे उन्होंने सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के लिए हम डायरेक्ट इसकी जो लेटेंट हीट होगी सॉलिड से गैस वाली वो यूज करेंगे। जनरली इस तरह की बात अपने को यहां नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? तो मेरा फोकस इन दो बातों पे है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैथमेटिकल वैल्यू सॉलिड से लिक्विड जाओ या लिक्विड से सॉलिड जाओ सेम रहेगी, लेकिन सॉलिड से लिक्विड जाओगे एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड से सॉलिड आओगे एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना, सेम चीज लिक्विड से गैस के लिए वैलिड है। एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर निकालनी पड़ेगी। ये दोनों बातें आपको बहुत काम आने वाली हैं। अभी मैं आपको कैलोरीमेट्री में ये चीजें बताने वाला हूं यूज करके, तब इनका मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? एक छोटा सा वर्ड और मैं चलो इसके साथ बता देता हूं, क्या पता किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए। दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट। अब ये वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है साहब, उसके बाद फिर कैलोरीमेट्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अपने काम का है वो तो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, बाकी चीजें भी लगभग क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि क्या पता किसी क्वेश्चन में बीच में यूज हो जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। बहुत छोटी सी बात है, एक बार मैं साफ करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो प्यारे जवानों, एक छोटी सी बात, अभी मैथमेटिकल बात लेटेंट हीट की बतानी रह गई, वो भी बताता हूं आपको। अब भाई एक बात बताना प्यारे जवानों, मान लो 1 kg सब्सटेंस की स्टेट बदलनी है, उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मान लो L। तो 2 kg सब्सटेंस की स्टेट बदलनी है। स्टेट बदलने का मतलब पहले हरियाणा में था, आप कहां भेजोगे? राजस्थान में। अरे भाई, पहले सॉलिड था, अब लिक्विड बनाओगे या लिक्विड से गैस, मतलब जो भी स्टेट ऑफ मैटर बदल रहे हो। ठीक है ना? तो 2 kg सब्सटेंस होता तो 2 × L। अच्छा, 3 kg होता तो भाई साहब 3 × L। 4 kg होता तो होता साहब 4 × L। साहब 5 kg होता तो होता साहब 5 × L। और साहब m kg होता तो दैट इज m × L। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी रिलीज्ड, जो भी एनर्जी आनी है उसका रिश्ता क्या हो जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट वेपराइजेशन की यूज करोगे या फ्यूजन की यूज करोगे, ये आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करोगे, मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, घबराओ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तब मैं सीधा बात करता हूं वाटर इक्विवेलेंट की, ताकि ज्यादा वक्त आपका नहीं लगे। ठीक है, तो साहब वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, ध्यान से समझना भाई। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, जैसे नॉर्मली देखो, हम जब भी किसी चीज को, जैसे पानी आप गर्म कर रहे हो तो जनरली किसी कंटेनर में गर्म करोगे। मान लो ये कंटेनर एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, लोहे का है, स्टील का है, किसी चीज से बना हुआ है। मान लो ये एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर पानी है। क्लियर है? अब आप यहां से गर्म कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, पानी गर्म होगा कि कंटेनर? क्या गर्म होगा बताओ? कंटेनर भी गर्म होगा भाई और पानी भी गर्म होगा। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब ये मत कहना जी हम तो इंडक्शन कुकर यूज करेंगे डायरेक्ट, हाँ हम तो माइक्रोवेव ओवन यूज करेंगे सीधा अंदर हीट करेगा। अरे यार ऐसी बातें ना करो यार। ठीक है, कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं, मिक्सचर्स की बात भी करने वाले हैं, देखते चलना। तो देखो होता क्या है, अब जो एनर्जी सप्लाई करी यहां से हीटर ने, ये दो चीजों में यूज हुई। एक तो इस मटेरियल का टेम्परेचर राइज कराने में, और एक इसके अंदर जो कंटेंट है उसका टेम्परेचर राइज कराने के लिए। अब जनरली देखो होता क्या है, कि हमें, अब देखो इसके लिए स्पेसिफिक हीट अलग चाहिएगी। पानी है तो मान लो पानी की स्पेसिफिक हीट, चलो मान लो हमें मालूम है एल्यूमिनियम यहां पे यूज किया है कंटेनर, तो इसने कितनी एनर्जी ली, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इसकी स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि डेटा कम से कम यूज करें हम, इसलिए हम एक नए पैरामीटर को डिफाइन कर देते हैं। हम क्या कह देते हैं साहब कि भाई साहब आप ना इस कंटेनर की जगह पे कुछ पानी की अमाउंट रख लो, इस कंटेनर की जगह पे कुछ पानी की अमाउंट रख लो।
क्या होगा साहब उससे? चलो मैं एक छोटे एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। लेट अस से जवानों, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपको घी खरीद के लाना है। जनरली देखो, मैं मार्केट से पाउच में घी आता है, मैं उसकी बात नहीं करूँ, मान लो खरीद के लाना है देसी घी, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप में से कई लोग गए भी होंगे, कईयों को तो मालूम नहीं जी कैसे आता है ना। तो जो कंटेनर है, मान लो आप लेके गए, बाल्टी लेके चले गए, हाँ, या डोली लेके चले गए, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे तो भाई बड़ी गड़बड़ है यार। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बातें नहीं समझोगे, फिर मैं देखो फिरंगी कहूँगा आपको। ठीक है, लेट अस से डोली है। अब आप कहना जी ऐसी डोली नहीं आती जी, डोली तो ऐसी आती है। देखो जी हम बना देते हैं डोली, कोई बात नहीं जी, मैं आपके लिए डोली बना देता हूँ, टेंशन ना लो आप तो बस थोड़ा सा समझते चलना। मान लो ये छोटी डोली है, राइट, इट इज द डोली। करते क्या है, मैं लॉजिक समझाता हूँ। करते क्या है, तराजू लेते हैं, तराजू ये है भाई, दिस इज द तराजू, ठीक है। इसका एक पलड़ा है, दूसरा पलड़ा इधर है मान लो, और बीच में से ये बैलेंसिंग के लिए है। अरे ये किधर है यार, समझ रहे हो कि नहीं? इधर मान लो, पहले हम क्या करेंगे, अब ये डोली जो थी, ये कंटेनर जो था जिसमें आपको घी लेके आना है या कोई दूसरा सामान लेके आना है, तो इसका खुद का भी तो कुछ वजन होगा। तो इस वजन को काउंटर बैलेंस करने के लिए कि एक्चुअल में घी की क्वांटिटी कितनी जाए, सिर्फ उतनी ही पता चल जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑलरेडी इधर इसको बैलेंस रखने के लिए इसके बराबर कुछ रख लेते हैं। पहले ही वेट नहीं रखते, कुछ और सामान रख लिया, क्योंकि जरूरी कोई है कि 100 का है, 200 पता नहीं, मान लो 375 ग्राम का है, तो 375 ग्राम के तो अपने घर में मिलते ही नहीं है। कहाँ मिलते हैं, जो वेट होते हैं वो नहीं मिलते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लो मिट्टी रख ली, थोड़ी देर बालू मिट्टी रख ली, तो इधर बालू मिट्टी रख ली, देखा हमने बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस इधर जो कंटेनर था उसके इक्वलेंट इधर हमने मिट्टी रख ली, दोनों का मास बराबर है। क्या ये जो भी है ऑब्जेक्ट जो है, कंटेनर जो है, क्या ये मिट्टी के बराबर है क्या? हाँ, इसका मास मिट्टी के बराबर हो गया है, ताकि इसके अंदर जो आने वाला कंटेंट है, मान लो 1 kg घी चाहिए था, तो इधर 1 kg का रखेंगे और इधर ये 1 kg निकल जाएगा आराम से, इसमें डालते जाएंगे, जब बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब इधर 1 kg घी आ चुका है। 2 kg चाहिए तो इधर हम 2 kg रख देंगे। क्लियर है? तो जो इधर हम जो चीज रख रहे हैं, दैट इज इक्वलेंट टू दिस कंटेनर। डिट्टो सेम वैसे ही हम यहां पर क्या करते हैं साहब, इस कंटेनर की जगह पर हम क्या करते हैं, मान लो इसको हमने 100 जूल एनर्जी सप्लाई करी, ध्यान से समझना, 100 जूल एनर्जी सप्लाई करने से कंटेनर का खुद का वजन है मान लो 2 kg। 100 जूल एनर्जी सप्लाई करी हमने और इसका टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री सेल्सियस से। लेट अस से, बहुत सिंपल डाटा ले रहा हूं, ध्यान से समझना, 100 जूल एनर्जी सप्लाई करी इस कंटेनर को, ये जो कंटेनर यहां पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको 100 जूल एनर्जी सप्लाई करी, इसका मास 2 kg था। सिर्फ इसका अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली ऑन द कंटेनर मेरे भाई, सिर्फ कंटेनर की बात कर रहा हूं, और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये कंटेनर जो था मान लो एल्यूमिनियम का बना था, थोड़ी देर के लिए हम कितना पानी माने, मतलब व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर, मान लो m मास मान लिया हमने, लेकिन एनर्जी इतनी सप्लाई करें, 100 जूल एनर्जी दें इसको, और इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस से ही बदले। मेरी बात समझ में नहीं आई? तो हम कहेंगे कि ये जो m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इट इज वाटर इक्वलेंट ऑफ दिस। ये जो कंटेनर था इसका वाटर इक्वलेंट है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, इस कंटेनर की जगह पे पानी आ जाएगा। फिर आप कहोगे जिससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ भाई साहब कि न्यूमेरिकल में इसकी स्पेसिफिक हीट, इसकी लेटेंट हीट, या जो भी इसका डेटा यूज होना था उसकी जगह पानी का डेटा यूज कर लिया हमने, और वो हमें याद होता है, तो हमारे लिए आसान हो गया। अब जरा खुद ही सोचिए, यहां पर जो एनर्जी सप्लाइड थी वो कितनी थी, 100 जूल, वो किसके बराबर रही होगी, जितना मास था, ध्यान से समझना, जितना मास था गुना इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, मान लो C माना था मैंने, स्पेसिफिक हीट जो भी कंटेनर था, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इनटू जो भी इसका टेम्परेचर में चेंज आया वो। जब मैं इसके लिए लिखूंगा, पानी के लिए लिखूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, एनर्जी सप्लाइड तो 100 जूल ही है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मास कितना है हमें मालूम नहीं, मास तो निकालना ही है, और स्पेसिफिक हीट इसकी कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मान लो C मान रहा हूं तो मैं C ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। इसका मतलब ध्यान से समझना, ये क्या था, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था, तो मैं लिख देता हूं m,
तो जो वाटर इक्वलेंट आएगा, वाटर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू, इसको हम जनरली W से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यदि हम CGS यूनिट लेते हैं तो CGS यूनिट में स्पेसिफिक हीट पानी की 1 होती है, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, वाटर इक्वलेंट इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारे लिए चीज आसान हो गई। अब वैसे मैं सच्ची बताऊं आपको, इसका मतलब आप सिर्फ इतना समझिए, अपना काम बन जाएगा कि जो कंटेनर था, इस कंटेनर को हटा के कितनी क्वांटिटी पानी की एक्स्ट्रा मान ले, थोड़ी देर के लिए मान लो कि कंटेनर ही पानी का बन गया, तो कितने केजी का कंटेनर माने, ताकि हीट के टर्म्स में वो चीजें इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, हीट की भाषा में दोनों चीजें एक जैसी हो, तो उस क्वांटिटी को, जितनी क्वांटिटी पानी की हमें माननी पड़ेगी, उसको हम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर कहेंगे। हाँ तो भाई वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिखोगे, इट इज द अमाउंट और द मास ऑफ द वाटर दैट विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू राइज विद द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ ए गिवन कंटेनर और ए गिवन बॉडी। ठीक है, बात समझ में आई। इसकी ऐसा यूनिट क्या बननी है भाई साहब, मैंने आपको समझा दिया थी, तो स्पेसिफिक हीट तो कट ही जाएंगे, तो मास दैट इज द केजी, CGS यूनिट बनेगी ग्राम में, ज्यादातर CGS में यूज होता है ये, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विच विल नीड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू राइज विद द सेम टेम्परेचर एज इज रिक्वायर्ड बाय ए बॉडी। ये वाटर इक्विवेलेंट किसी गिवन बॉडी का होगा, जैसे कि लोहे की कोई बॉडी है, कॉपर की एक बॉडी है, तो उसके लिए जनरली हम वाटर इक्विवेलेंट को डिफाइन करेंगे। जो कंटेनर होता है कैलोरीमेट्री में हम यूज करने वाले हैं, उनके लिए वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। तो याद रखना, ये मास ऑफ वाटर होता है, इट इज द मास ऑफ द वाटर, जिसको हम उतनी एनर्जी दे जितनी बॉडी को दे। एक तरफ पानी ले लो, एक तरफ बॉडी ले लो, बॉडी को कुछ एनर्जी दे रहे हैं, इसको भी एनर्जी दे रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया, इसका भी 10 डिग्री से बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि इधर कितना मास रखें, दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। तो जवानों, अब मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा और अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो एक बार मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों देखो, अब 2-4 बातें और हैं जो हम सीखने वाले हैं। देखो पहली छोटी सी बात है, एक बड़ी काम की है, लेकिन ये छोटी है लेकिन काम की है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो होता क्या है, इसको हम लॉ ऑफ मिक्सचर्स भी बोलते हैं। हम किस तरह के क्वेश्चंस के साथ डीलिंग करते हैं, हालांकि ये वाला पार्ट अपने कम यूज होगा, लेकिन मान लो किसी एक आध क्वेश्चन में यूज हो भी गया तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैसे 11th का पार्ट है, तो मैं तो सिर्फ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में के हिसाब से बता के चलूंगा कि वहां पर ये थोड़ा बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि किसी क्वेश्चन के साथ आए तो दिक्कत ना आए आपको। तो क्या मिल सकता है अपने को कहेगा साहब कुछ पानी था अपने पास, इसको किसी बर्फ के साथ मिला दिया, तो बताओ फाइनल जो मिक्सचर बना उसका क्या टेम्परेचर होगा, है ना, क्या उसमें क्वांटिटी रहेगी, पानी कितना होगा, बर्फ कितनी होगी। तो उस तरह की चीजों के लिए हमें कंसेप्ट यूज करेंगे लॉ ऑफ मिक्सचर्स। एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही निकला हुआ है, कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। पानी और बर्फ दोनों मिलकर मिक्सचर बना रहे हैं, तो पानी जो है वो क्या करेगा, बर्फ को एनर्जी दे देगा, मतलब बर्फ एनर्जी लेने वाली है और पानी एनर्जी छोड़ने वाला है, तो जितनी एनर्जी छोड़ी जाएगी उतनी एनर्जी ली जाएगी। बस ये कंसेप्ट है, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट। अब इसको किस तरीके से यूज करना है, अब मैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में समझा रहा हूं 1 by 1, लेकिन हमें ये 2-3 डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो डेटा मैं आपको लिख दिए मैंने पहले ही, ताकि मैं ये चीजें जब यूज करूंगा तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, मतलब आप आगे यूज करेंगे, मैं तो आपको वेरिएबल लेके सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अब इस बात को समझना, देखो क्या है, समझना क्या है यार, इसमें याद रखने की बातें हैं। स्पेसिफिक हीट है पानी की, याद रख लो आप, 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। जनरली इसको 4200 लेके सोल्व करते हैं अपन, लेकिन अब यदि ये SI सिस्टम है, अब मैं यदि इसको CG सिस्टम में बदलना चाहूंगा तो मैं क्या करना चाहूंगा, 4200 जूल की जगह मेरे को कैलोरी लिखना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, एक्चुअल में 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल या 4.186 होता है, लेकिन हम यहाँ 4200 यूज करें तो 4.2 लिख लेते हैं अप्रोक्स, ठीक है, चलता है। तो 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, तो 1 जूल में कितने कैलोरी हो गए, 1 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू कैलोरी। तो जूल की जगह ये लिख दो भाई, 1 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। अब ये केजी इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई केजी, केजी का मतलब साहब 1000 ग्राम, और ग्राम ऊपर जाएगा तो ग्राम की पावर -1। सीधी बात है, कोई लफड़ा नहीं भाई साहब। ये केल्विन का केल्विन है तो कोई इशू नहीं है, डिग्री सेल्सियस चेंज केल्विन चेंज
इन टेम्परेचर आता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है जब तो प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन चेंज है तो वो चल जाएगा। आप सीधा इसको डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो, आप पूरा लिखना चाहो तो। अब देखो भाई ये सीजीएस यूनिट आ गई इसकी खत्म, और ये 4200 बनेगा, कट जाएगा ऊपर वाले से। तो कहने का मतलब है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज याद रखनी है, ये ज्यादा यूज होने वाली चीज है भाई यहाँ पे, कि स्पेसिफिक हीट जो पानी की आएगी वो 1 आएगी सीजीएस यूनिट्स में, ठीक है। सेम ऐसे ही ये बर्फ है, तो बर्फ के लिए स्पेसिफिक हीट निकालोगे तो 2100 है। अब इस जूल की जगह क्या लिखोगे, 1/4200 बन जाएगा, याद करो अभी बन गया था 4200। तो ऑब्वियस सी बात है 1 की दूनी 42, तो ये आएगा हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यूज याद रखनी है भाई, ठीक है। सेम ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैंने यहाँ पर सीधा सीजीएस में नहीं लिखा, मतलब सीजीएस में लिखा है, एसआई में नहीं लिखा। जनरली सीजीएस में ज्यादा यूज होता है, बेशक से आप इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं किसमें, अप्रोक्स वैल्यू चाहिए, दोनों याद रखना, सारी अप्रोक्स लिखी है लगभग। 4.186 से एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन ये चल जाएंगे, ठीक है। आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो सीजीएस से ऐसा ऐसा सीजीएस, भाई ये कोई बड़ा काम नहीं है यार, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे भाई आप ये बात ध्यान रखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी की 1 ले लेना, इसकी हाफ ले लेना, ये 80 है, ये है फ्यूजन। अच्छा कभी कभी यहाँ पे देखो फ्यूजन किसका होगा, बर्फ का पानी में, बर्फ बदलेगी पानी के साथ, मतलब कन्वर्जन होगा सॉलिड का लिक्विड में। तो कभी कभी यहाँ लेटेंट हीट ऑफ आइस भी लिखा रहेगा, तो घबराना मत, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम लिखा रहेगा कभी कभी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि स्टीम से पानी का कन्वर्जन या पानी से स्टीम का कन्वर्जन, तो उस समय 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है, यूनिट पे ध्यान देना, इट इज कैलोरी पर ग्राम, लेकिन ये पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी है साथ में स्पेसिफिक हीट में, वो आपको मालूम है। तो अब मैं इस पर क्वेश्चंस बताता हूं, पहले मैं टोटल हीट निकालना सिखाऊंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन मिक्सर का कराने वाला हूं, ठीक है। फिर हम वापस अपने हीटिंग वर्क पर आ जाएंगे, प्यारे जानो, ठीक है। तो भाई एक बार साफ कर लेता हूं। हाँ तो भाई अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। मान लो अपने पास बर्फ दे रखी है -10 डिग्री सेल्सियस पे, ये है इनिशियली, दिस इज आइस, बर्फ है, और अपने को बनानी है मान लो 250 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनानी है, 250 डिग्री पे भाप बनानी है। मान लो अपने से पूछ लिया कि साहब यहां से जब हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, मैं सिर्फ मतलब अपने को ये बताना है। अब इस एनर्जी को आप सप्लाई करने के तरीकों के साथ वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इंक्लूजन ले सकता है कि भाई यहां से यहां सप्लाई करेंगे तो कितना करंट चाहिएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा, कोयल का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस तरह की बातें वो इंक्लूड कर सकता है। लेकिन मोटी बात ये है कि वो यहां से यहां निकालनी है, अपने को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो आपको निकालनी है बस। वो सप्लाइड एनर्जी आ गई, फिर तो आप कैसे भी लगा दो V²/RT या जो भी रिलेशन I²RT, जो भी वहां पे अवेलेबल डाटा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लोगे, सीधी सी बात है। तो मेन मकसद है क्यू निकालना, यह बेहद आसान है भाई, याद रखना। सबसे पहले देखो ये स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, ये जो स्टेट है ये साहब गैसीय स्टेट है। तो इसका मतलब सॉलिड से गैस बन रही है, तो बनती कैसे एक्चुअल में, सीधा तो बर्फ से पानी भाप बनती नहीं है, पहले पानी बनता है फिर भाप बनती है। तो पहले इस बर्फ को आप उस सिस्टम पे लेके आओ जहां पर ये पानी बनने की हालात में होगी, वो जो टेम्परेचर है हम कह सकते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट तक इसको लेकर आओ। तो भाई ये -10 डिग्री सेल्सियस से पहले आएगी 0 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन याद रखना दोनों काम एक साथ नहीं करने हैं। दोनों काम कौन से, टेम्परेचर के चेंज वाला और स्टेट के चेंज वाला। अभी मैंने -10 से 0 किया तो मैंने इसकी स्टेट नहीं बदली है, मैंने इसके टेम्परेचर में चेंज किया है। इसके टेम्परेचर में जो अंतर है वो कितना आएगा, यहां से यहां ΔT चेंज इन टेम्परेचर आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब टेम्परेचर में चेंज आया तो जो बर्फ थी वो बर्फ ही रहेगी, दो काम एक साथ करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई ये सॉलिड था, सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड ही है। मान लो इस प्रोसेस में यहां से यहां के प्रोसेस में Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, बहुत बढ़िया है साहब। अब आप आगे यहां से मैं लिखना सिखाऊंगा आपको Q1 कैसे लिखेंगे, चलो मैं साथ साथ बता भी देता हूं। तो मुझे एक बात बताओ ये Q1 क्या है। मान लो मास ले रखा है हमने, m मास ले रखा है, ठीक है। तो हम m मास बर्फ को m मास बर्फ में बदल रहे हैं, मास बदलता नहीं है भाई, मास तो m ही रहना है, लेकिन टेम्परेचर बदल चुका है। तो याद करो रिलेशन Q = मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू ΔT। स्पेसिफिक हीट किसकी यूज करोगे, ये बर्फ है तो बर्फ की यूज होगी।
और चेंज इन टेम्परेचर मान लो पहला रिलेशन क्या हमने, तो चेंज इन टेम्परेचर जो भी वैल्यू आई है 10 डिग्री आई है तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट, बताओ बर्फ की कितनी थी, अभी भी देखी थी हाफ सीजीएस यूनिट में, और ये मास मान लो कुछ भी ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी दे रखा है, तो वो वैल्यू आप पुट करोगे, आंसर सीजीएस में आ जाएगा। समझ में आया? अब आपके मन में सवाल आएगा जी यहाँ मास इनटू लेटेंट हीट लगाएं तो क्यों फालतू बातें कर रहे हो यार, लेटेंट हीट तब लगती है जब स्टेट बदले। ये देखो कहाँ, हरियाणा में, और ये भी हरियाणा में है। अरे स्टेट का मतलब फिर मेरे भाई ये सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो भाई सॉलिड है तो स्टेट नहीं बदल रही है, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है, तो टेम्परेचर बदल दो, टेम्परेचर बदल दो। तो प्यारे जवानों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर का चेंज होना यही रिलेशन लगना है, एम एस डेल्टा टी या एम सी डेल्टा टी जो भी नाम दिया आपने, इट इज द स्पेसिफिक हीट, याद रखना। क्लियर है? अब भाई देखो, अब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, मतलब इसके ऊपर स्टेट बदलेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे अब आप स्टेट बदल रहे हो, तो साहब ये सॉलिड है आइस, ये बन जाएगी साहब पानी बन जाएगी, लेकिन ये पानी तो लिक्विड स्टेट में होता है, ध्यान रखना है। यहां का जो टेम्परेचर था डिट्टो सेम टेम्परेचर यहां होगा, ये टेम्परेचर में बदलाव नहीं आ रहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हो कि साहब टेम्परेचर में बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए हाँ मास m था तो m ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि बर्फ 5 kg थी और पानी बना तो जी पानी तो लिक्विड है जी हल्का हो जाएगा, भाई मास सेम रहेगा, वॉल्यूम पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, यहां से यहां कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, मान लो Q2, तो Q2 कितना हो जाएगा, अब जब स्टेट चेंज करेगी तो एक रिलेशन लगाओगे, मास इनटू लेटेंट हीट, मास तो Me है, और लेटेंट हीट कौन सी लगेगी, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर लिख लेना अच्छे से, लेटेंट हीट ऑफ आइस वर्ड भी यूज कर सकता है, और लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना थी याद होगा, 80 लिखा था मैंने। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब बताओ क्या होगा, आप खुद ही बता दो यार। अब ये पानी है, पानी से ट्रांजिशन तक लेके जाओ, यदि देखो ये क्योंकि गैसीय स्टेट में ट्रांजिशन, इसलिए हम ट्रांजिशन तक लेके जा रहे हैं। मान लो ये ऑलरेडी होता 20 डिग्री पानी, तो इसको सीधा 20 डिग्री पानी पे लेके चले जाते हैं, लेकिन ये एक स्टेट और बदल रही है, तो पहले जहां स्टेट बदलती है वहां तक लेके जाओ। तो कहां तक बदलती है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी हमें कैसे पता चला, याद रखना पड़ेगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी ऐसे तो लोहे का पूछेगा, कॉपर का, कितनों का याद रखेंगे ना, पानी का याद रखो, बाकी का तो गिवन होगा यार, सबको पता है, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, कोई डेटा याद कोई कर रहे हो, है बाकी थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता है, तो वो याद कर लें आप। तो भाई यहाँ लिक्विड था, यहाँ पर भी लिक्विड ही है, बस फर्क क्या है, फर्क क्या है, ये 0 पे था, ये 100 पे है, मास अब भी सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड हुई मान लो Q3, तो आपको मालूम है Q3 कितनी हो जाएगी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो यहाँ पर आप निकाल के देखोगे तो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 100 आएगा, पीछे 10 का आया था, यहाँ पे 100, इसलिए मैंने वहाँ T1 नाम लिख दिया था, T2, ठीक है, जो भी यूनिट डिग्री सेल्सियस या केल्विन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये स्पेसिफिक हीट अब की बार किसकी लिखोगे, पानी की लिखोगे, सीजीएस यूनिट में ये वैल्यू 1 होती है, याद रखना। बात समझ में आई? अब थोड़ी थोड़ी बात आ रही है। अब क्या करोगे, ये क्या है भाई साहब, पानी, पानी से क्या बनानी पड़ेगी, बर्फ, भाप, भाप कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या बन गई है साहब, स्टीम बन गई है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट मान लो Q4, तो कितनी हो जाएगी, मास इनटू लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट कौन सी, वेपराइजेशन। क्या अब टेम्परेचर का चेंज आया है क्या, ना जी ना, टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आया है, खत्म। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं बात बन रही है, अब आगे चलो, अब गैस बन चुकी है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, अब सीधा जो अगली एनर्जी आएगी Q5, वो कितनी आएगी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, जिसका नाम हमने सीधे रखा था, लेकिन वो किसकी यूज करोगे, स्टीम की, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, मान लो डेल्टा T3, और डेल्टा T3 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 150 डिग्री सेल्सियस आने वाली है, ये 250 है, 100 है, तो 150 का अंतर है। तो ये पता है, ये पता है, और ये पता है। प्यारे जवानों सारी बातें अपने को मालूम होनी चाहिए, जो डेटा मालूम नहीं होगा भाई नहीं निकाल पाएंगे। कुछ फैक्ट वाली चीजें जैसे स्पेसिफिक हीट किसी की नहीं मालूम तो आप अपनी सर्च करके याद कर लीजिए उसको। क्लियर है? याद होना चाहिए पानी के लिए कम से कम, क्योंकि कई बार आ चुका है पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, और उस समय वैल्यूज गिवन नहीं थी। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज। क्लियर है? तो प्यारे जवानों एक क्वेश्चन तो क्या आ सकता है इस पर, देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनेगा, वो कह देगा
कि भाई साहब ये एक सिस्टम था जिसमें हमारे पास ये कंटेनर था, इस कंटेनर में, अब मैं देखो इस पे क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से समझना हीटिंग इफेक्ट से कैसे रिलेट करेगा वो इस क्वेश्चन को। कहेगा दिस इज ए कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मास ऑफ वाटर जो है वो दे रखा है 100 ग्राम, बर्फ जो है शुरू में इसमें बर्फ है और कितने डिग्री सेल्सियस पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको बाद में बदलना किसमें है, भाप में बदलना है, स्टीम में बदलना है, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताओ हमने क्या कर रखा है, इसको एक हीटर से कनेक्ट कर रखा है या हीटर के ऊपर रख रखा है और हीटर को एक बैटरी सप्लाई कर रही है करंट। तो बताओ कितनी करंट की वैल्यू होगी, और वो ये बात जरूर दे देगा कि मान लो हीटर इसके अंदर है, इलेक्ट्रिक रोड की तरह से काम कर रहा है, वो इमर्जन हीटर है, या फिर वो कह देगा कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, जितना हीटर यहाँ एनर्जी इमिट कर रहा है हम मान रहे हैं कि सारी इसको मिल रही है। या फिर वो ये भी कह सकता है, चलो अभी तो मैं एक केस कराता हूं कि जब सारी हीटर की एनर्जी इसको मिली है तो हीटर ने कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अब एक्चुअल में ये कुछ ना कुछ डेटा होगा और फिर वो इससे रिलेटेड जो भी बात पूछता है, इसको I²R इंटू टाइम पूछता है, या जो भी वैल्यूज पूछता है इस रिलेशन में, या V²/RT, जो भी रिलेशन में अननोन होगा वो आप निकाल पाएंगे। बात समझ में आई? एक तो ये इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये चीजें निकालने के लिए आपको ये कंसेप्ट की जरूरत थी। मैंने सिर्फ ये बातें बताने के लिए पिछले 1 घंटे का लेक्चर आपको दिया। प्यारे जवानों, तो इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन वाली, सस्पेंस वाली स्टेट ना हो। हाँ, कई बार क्या कह देगा कि हीटर की एफिशिएंसी 80% है, 80% एफिशिएंसी है, इसका मतलब समझते हो, एफिशिएंसी, ध्यान से समझना, इस बात को स्टार लगा के लिख लेना, ध्यान से देख लेना इधर। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है साहब, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 परसेंटेज में देगा तो ये 80% है, इसका मतलब 80 इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट इनटू 100। तो इसका मतलब जो आउटपुट मिल रही है इसका इनपुट तो क्या होगा, I²RT। इनपुट तो बैटरी से हो रहा है तो I²RT होगा, या V² अपॉन R इंटू टी, V² डिवाइडेड बाई R इंटू टी, या फिर क्या होगा V इंटू I इंटू टी। ये तो चीजें इनपुट हुई है इसमें, ये तो इसमें इनपुट हुआ, तो इनपुट की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, और आउटपुट एनर्जी कितनी चाहिए हमें, इट इज द आउटपुट एनर्जी, ये एनर्जी चाहिए साहब। तो एक्चुअल में कितना इनपुट करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखोगे तो इनपुट को मैं इधर लिख दूंगा और इधर क्या आ जाएगा 80, मतलब सिर्फ आउटपुट जितना नहीं चाहिए, आउटपुट से ज्यादा चाहिए। मान लो आउटपुट की वैल्यू थी, कुल मिला के मान लो इन सबको सोल्व किया, आंसर आ गया 80 जूल। तो अपने को इनपुट कितने जूल का लगाना पड़ेगा, 80 डिवाइडेड बाई 80 गुना में 100, तो ये कट जाएगा, तो 100 जूल इनपुट देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो इसको कन्वर्ट कर पाएगा। तो आपको यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, घबराना नहीं है। आप थोड़ा सा मोटे दिमाग से सोचें, खुले दिमाग से सोचें कि भाई साहब अपने को काम क्या करना है, हीटर से हमें इस मटेरियल को पिघलाना है, ठीक है, तो हमें इतनी एनर्जी तो देनी है, तो ये हमारे हीटर की आउटपुट होनी चाहिए, और बिजली जो देगी वो हमारे हीटर की इनपुट है। तो उस हिसाब से फिर आप एफिशिएंसी को रिलेट कर सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर इस तरह की चीजें आने की संभावना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। छोटा सा क्वेश्चन अब मिक्सचर वाला करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको उसकी फीलिंग आ जाए, बस इतना ही कराऊंगा कैलोरीमेट्री में, बाकी फिर अपना वापस 1-2 न्यूमेरिकल हीटिंग इफेक्ट, फिर खत्म, है ना। तो जवानों एक बार मिटा देता हूं। मेरे पास 100 ग्राम बर्फ है, 100 ग्राम आइस है, कि 100 ग्राम बर्फ थी -10 डिग्री सेल्सियस पे, और मेरे पास 50 ग्राम जो है वो पानी है। तो मान लो 50 ग्राम पानी दे दिया मेरे को, और मान लो बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पे लूं, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया। क्लियर है? अब अपने को ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अब इस तरह के हालात में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है कि पहले हम ये तो देख लें कि सारी बर्फ पिघल भी रही है कि नहीं पिघल रही है। मतलब बर्फ जो है, बर्फ यदि वो पिघल के 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ ही बने तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कितनी होती है, मास
गुणा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कितनी है इसकी हाफ होती है, सीजीएस यूनिट में ले रहा हूँ, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 10 आएगा, तो 2 से 5, तो कुल मिला के साहब 500 कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। और यदि पानी जो है, यदि ये सारा का सारा 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो ये कितनी एनर्जी दे सकता है, ये हम निकाल लेते हैं। ये दे सकता है, मास कितना है 50, इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है साहब 20, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 2 0 और 1000, तो ये 1000 कैलोरी एनर्जी दे सकता है। और बर्फ है वो पिघल के 0 डिग्री सेल्सियस पे, पिघलेगी नहीं सॉरी, बिना पिघले 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसको 500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या करेंगे साहब, अब क्या करोगे, दे दो जी इसको, और तो क्या कर सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में से 500 तो इसको दे देंगे, ठीक है। तो एनर्जी कितनी बची अपने पास, एनर्जी लेफ्ट कितनी बच गई अपने पास, 1000 में से 500 गई तो 500 कैलोरी बच गई, ये 500 कैलोरी एनर्जी बच गई। और दो सिस्टम बच गए, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और एक कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, और 500 एनर्जी भी रखी हुई है, प्लस 500 एनर्जी है। अब देखो ये जो पानी है, अब वो जो एनर्जी एक्स्ट्रा है पहले वो इसको मिलेगी, क्योंकि ये इसके साथ इधर आने की कोशिश करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन इसकी स्टेट तो बदलने की कोशिश करेगी। तो जो 500 कैलोरी एनर्जी बची हुई है, ये 500 कैलोरी से हम इसकी स्टेट को बदलेंगे। मान लो इसका m मास बदल गया, लेटेंट हीट 80 होती है, तो मास इंटू लेटेंट हीट इक्वल टू कितना हो गया 500। क्लियर है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले ऐसा करो, एक बार इसको ऐसा करो कि फाइनली देख लो कि भाई साहब टोटल एनर्जी यदि सारा का सारा मास 100 ग्राम बदल जाए तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मान लो Q2 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो मास कितना है 100 इंटू लेटेंट हीट कितनी होती है 80। ध्यान से समझना, तो मास इंटू लेटेंट हीट किया हमने, तो भाई साहब 8 और 3 0, मतलब ये है साहब कि 8000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है यदि सारी बर्फ पिघल के पानी में बदल जाए और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे तो। ये तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम कितनी दे सकते हैं, सिर्फ 500। तो इसका मतलब पूरा मास तो नहीं बदलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, मान लो x मास बदल गया गुना में लेटेंट हीट इक्वल टू टोटल एनर्जी अवेलेबल कितनी है फिलहाल 500। तो सोल्व करोगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 8, 25 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 6.125, यही आएगा। 6.25 ये आएगा, 4 5 20, 2 4 2 8 10 25, 6.25 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि सिर्फ बर्फ का इतना हिस्सा जो है वो बदलेगा पानी में, बाकी सारी बर्फ रहेगी। तो फाइनली हमारे पास मिक्सचर के अंदर क्या हुआ, इसने एनर्जी ले ली, इसने एनर्जी छोड़ दी, एनर्जी जितनी छोड़ी थी उसको हम एनर्जी लेने के बराबर रखते चले गए। स्टेप वाइज हमने काम किया। हमने पहले क्या किया, बर्फ से, बर्फ 0 डिग्री पे है तो कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या पता यही ना कन्वर्ट हो पाती, हो सकता था, तो क्या पता यही कन्वर्ट नहीं हो पाती। लेकिन पहले ये देखा हमने कन्वर्ट होने की वैल्यू थी 500, ये दे कितना रहा था 1000, तो इसका मतलब ये 500 तो ले लेगा और ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। अब ये भी 0 पे आ चुका है, लेकिन छोड़ चुका ना 1000, तो ये 0 पे आ चुका है। अब 500 एनर्जी बची हुई है, समझाने के लिए एक्स्ट्रा मान लो, उसको अलग से रखी है। अब ये 500 क्या कहेगी, इसको देगा नहीं, ये तो छोटी है, इसको कहेगा ले तू ले, पहले तू कन्वर्ट हो जा। तो ये कन्वर्ट होगी तो उसका सिर्फ 6.25 ग्राम कन्वर्ट हो पाएगा। तो बाकी की 100 में से घटा दो कि उतना बच जाएगी, तो उतना बर्फ बचेगी, उतना पानी बचेगा। क्लियर है। तो जब भी कभी इस तरह की चीजें आएंगी तो इस तरीके से यूज करेंगे। हालांकि ये वाला पार्ट ज्यादा कैलोरीमेट्री का, इस तरह के क्वेश्चंस में हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आने के चांस है, ठीक है, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। आप अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें। कोई डाउट है जवानों तो आप जरूर पूछें मेरे से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह की कोई परेशानी यदि है तो आप ज़रूर पूछें। मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। अब 2-4 क्वेश्चंस और मैं आपको हीटिंग इफेक्ट के कराऊंगा, फिर मेरी तरफ से वो पार्ट अच्छे से खत्म है। क्लियर है। गुड बाय, टेक केयर।